ये नहीं सवाल है तो उस साइनिंग सेरेमनी में मैं बैसे डेलीगेट था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो हमने पहली बार शायद सफारी उस दिन पहने थे ढीला सफारी किसी से मांग के लाए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ कौशिक भाई, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे बातचीत एपिसोड की गेस्ट है शारिक नक्शबंदी साहब और मेरे साथ आज होस्ट करने वाले हैं मिर्ज़ा दाऊद आज़द साहब। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं ये शहर की एक ऐसी शख्सियत है जिनको लोग एशिया एक्सप्रेस के अलावा जो है बहुत मिलनसार और खुश मिजाज शख्सियत के हिस्से से भी जानते हैं। और मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि आज हमारे साथ शारिक भाई इसलिए भी ख़ास तौर पे मौजूद हैं क्योंकि आज नेशनल जर्नलिज्म डे है। हिंदुस्तान में जो है यौम सहाफ़त मनाया जा रहा है और आज हम एक ऐसे सहाफ़ी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपने अखबार को जो है रियासत के उन अखबारात में शामिल किया है जो कई बरसों से काम करते आ रहे हैं। तो शारिक साहब का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। और काशिफ साहब से कहूँगा कि वो सवालात का सिलसिला शुरू करें। तो औरंगाबाद में सब लोग जानते हैं कि शारिक साहब एशिया एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हैं। और आपका कॉलेज का दौर कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, जैसे आम लड़कों का होता है वैसा था। अच्छा। थोड़ा सा सिंसियर था। अच्छा। जॉब के साथ साथ कॉलेज भी करता था, फुल फ्लेज कॉलेज भी था। मैं असल में शारिक भाई से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए ये पूछना चाहूँगा कि कॉलेज से पहले स्कूल का दौर कैसा रहा और कौन से स्कूल से तालीम हुई? स्कूल का दौर काफ़ी सिंसियर रहा अच्छा। और मैंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल किया हूँ। अल्लाह शिबली उर्दू हाई स्कूल मेरा स्कूल रहा है। अच्छा। मैंने वहाँ से 10th पास आउट किया। उसके बाद मौलाना आज़ाद कॉलेज से 11th-12th किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिफ्ट हुआ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जो है तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में ही हुआ करता था। अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को लेने के लिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का रुख किया था, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा। फिर बाद में वापस मौलाना आज़ाद कॉलेज गया, हॉर्निमल कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से मास्टर्स किया जर्नलिज्म में। अच्छा। इस तरह ये सफ़र रहा है। तो जर्नलिज्म करने का आपका ख्याल कैसे है? क्या आपने पहले से आपका एम था कि आप जर्नलिस्ट बनेंगे? नहीं, जर्नलिस्ट बनने ऐसा तो नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट्स मेरे दिलचस्पी थे, मेरा पहले से इंटरेस्ट था, तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का रुख किया था और सोचा था कि शायद लेक्चरशिप की तरफ चला जाऊँ। अच्छा। लेकिन उस दौरान कुछ हालात ऐसे बने कि ऐसा महसूस भी हुआ, दूसरे कुछ अच्छे सहाफ़ियों को देखकर महसूस हुआ और वक्त की ज़रूरत को समझे और सोचा कि चलो जर्नलिज्म में करियर बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने मास्टर्स जो है तो एडमिशन लिया हूँ जर्नलिज्म में। अच्छा। सर मेरा सवाल है कि उसमें ये था कि दौरान तालिब इल्मी आपका पसंदीदा जर्नलिस्ट कौन रहा जब आप जर्नलिज्म पढ़ रहे थे या फिर आप उसकी तरफ ख्याल आपके जहन में आ रहा था, तो कौन सा ऐसा फेवरेट था जर्नलिस्ट आपको? औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद से कुछ नाम है जर्नलिज्म में, बहुत अच्छे नाम रहे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म को जर्नलिज्म की जैसा किया। अच्छा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, हर स्टोरी के पीछे कुछ ना कुछ एक मकसद रखकर जो है तो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। जिसमें नाम है एक इम्तियाज़ जलील साहब का, जो उस ज़माने में मुझे आज खासदार है, लेकिन उस ज़माने में मेरे कॉलेज में कभी औरंगाबाद आते तो गेस्ट लेक्चर लेने ज़रूर आते। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ आपको 2003 और 4 की करीब। उस वक्त जो है तो इम्तियाज़ साहब जब कभी पूना से औरंगाबाद आते घर उनके, तो वहाँ गेस्ट लेक्चर लेने ज़रूर आते। अच्छा। हमारे पास गेस्ट लेक्चर रखा जाता था। उसके अलावा सिराज वहाब साहब है, रिजवानुल्लाह है, तो ये काफ़ी अच्छे सहाफ़ी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जर्नलिज्म किया। हम अगर लोकल की बात करें, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे सहाफ़ी है। जैसे उस वक्त रविश कुमार का इतना नाम नहीं था, उस वक्त जो है तो पुण्य पसंद वाजपेयी काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट समझे जाते थे, राजीव सरदेसाई है, तो इन लोगों ने फील्ड पे रिपोर्टिंग की, तो ये लोग अच्छे सहाफ़ी थे और आज भी हैं माशाल्लाह। और जो हमारे नौजवान हैं जो औरंगाबाद के जो देख रहे हैं, शायद जो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जर्नलिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टीवी पर आए और आप जो तो सूट बूट पहन कर बैठे और नफ़रत को बढ़ावा दें, अपनी सलाहियतों से आप समाज में नफ़रत पैदा करें, ऐसा इसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं। मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म जो है तो कमज़ोरों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना, सरकार की नीतियाँ कितनी कामयाब है लोगों के लिए नहीं है उसका एनालिसिस करना, दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करना,
सरकार को जनता के प्रॉब्लम से अवेयर करवाना और जनता को जो है तो सरकार की पॉलिसियों से अवेयर करवाना, ये तो हो गया एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर जर्नलिस्ट की सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये होना चाहिए कि वो देश को एकता और अखंडता का मैसेज दे और ऐसी रिपोर्टिंग से परहेज करे कि जो लोगों के दरमियान, जो दो धर्मों के मानने वालों के दरमियान नफ़रत का माहौल पैदा करती हो। तो वो चीज़ों से बचना आज वक्त की ज़रूरत है। ऐसे नौजवान सहाफ़ियों को पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे होस्ट है आज के मिर्ज़ा दाऊद आज़ाद साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आए शारिक भाई से, उनका बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो दाऊद भाई आप कुछ। शारिक भाई से मेरा सबसे पहला मतलब जो सवाल रहेगा वो ये है, शारिक भाई स्कूल का कोई ऐसा कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करिए जो आपको अभी तक याद है या फिर आप कभी भूल नहीं सकते, वो दोस्तों का हो या फिर टीचर्स के साथ का। स्कूल में तो मैं चूँकि काफ़ी एक्टिव रहा करता था। हमारे स्कूल में एक हेडमास्टर साहब थे, माशाल्लाह काफ़ी नामचीन सर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नवाबपुरे में रहते थे, प्याम सर नाम से। तो प्याम सर का अपना एक अंदाज़ होता था चलने का। वो सफारी पहनते थे और जो है तो पान खाते थे और पीछे हाथ बांध के चलते थे। अब इत्तेफाक से जो है तो शायद उस वक्त मैं 8th क्लास में हूँगा, 8वीं जमात में हूँगा। तो टीचर्स डे आया तो सब स्टूडेंट्स कॉपी करने लगे, भाई हम फलाने सर बनेंगे, फिर हम फलानी मैडम बनेंगे। मैं कहा मैं प्याम सर बनूँगा। तो हमने पहली बार शायद सफारी उस दिन पहने थे, ढीला सफारी किसी से मांग के लाए थे और पीछे हाथ बांध के चलते थे सर की तरह स्लो। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त फिर वो टीचर्स डे के मौके पे मुझे उनकी पूरी कॉपी करने में, उनकी तरह जो है तो क्लास में जाके विजिट करना और किसी तालिब इल्म के कभी समझा कर बात करना, कभी डांट के बात करना और वही आहिस्ता अंदाज में चलना, पूरे स्कूल का मायना करना। दिन भर मैंने काफ़ी इंजॉय किया उस दिन और फिर मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। तो वो सर की जो कॉपी किया था वो आज तक याद है, भूल नहीं पाया। शारिक भाई आपके इंटरनेशनल भी टूर्स हुए हैं, ईरान और भी ममालिक आप गए हैं, तो वहाँ के हालात और हिंदुस्तान के हालात के दरमियान मतलब ये कि वो जो सिस्टम है उनका, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, क्योंकि आपका जो दौरा रहा वो पॉलिटिकल था, तो यहाँ के निज़ाम और वहाँ के सिस्टम में क्या आपको ऐसा फ़र्क लगा जो हमारे पास अभी नहीं है, या कितना वक्त हमको और लगेगा वो चीज़ें यहाँ में? मेरी जो है तो 3 इंटरनेशनल टूर हुए। एक पहला मैं अमेरिका गया था जी, और मैं अमेरिका में तकरीबन 1.5 माह था, तकरीबन 1.5 से 2 माह मैं अमेरिका में रहा। और अमेरिका के मैं तकरीबन 7 से 8 जो है तो स्टेट्स गया। वाशिंगटन गया, वाशिंगटन DC गया, लॉस एंजलिस गया, ओहायो गया। तो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर डील थी जी, तो उस डील की जो साइनिंग सेरेमनी होने वाली थी, उस वक्त के हमारे फॉरेन मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी साहब थे और अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं वहाँ पर, वो कॉन्डोलेज़ा राइस हुआ करती थी। तो उस साइनिंग सेरेमनी में मैं बैसेत डेलीगेट था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उस वक्त मैं इनकलाब में था और ETE में काम करता था। तो मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग किया था इन दोनों मीडिया हाउसेस को। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं वाइट हाउस में बैठ के साइनिंग सेरेमनी अटेंड करा और उसके बाद फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाने का मौका मिला। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट में हमने एक दिन गुजारे। उसके बाद वहाँ के अखबार TV चैनल्स पर विज़िट किए, यूनिवर्सिटीज़ गए, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जाके आया था। तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मतलब एज ए मुस्लिम अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं कि मुसलमानों पर ऐसा जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बजाय वहाँ पर भी मुसलमानों को पूरी मजहबी आज़ादी है। मैंने न्यूयॉर्क शहर के अंदर और वाशिंगटन शहर के अंदर पूरी बुर्खापोश ख़वातीन को देखा हूँ। ये मेरी आंखों देखी बात है माशाल्लाह। और जो है तो वहाँ पर 2 पॉलिटिकल सिस्टम है जी, 2 पार्टी सिस्टम जी। हमारे पास वो नहीं है, हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो 2 पार्टी सिस्टम होने से मैं समझता हूँ वहाँ की जो डेमोक्रेसी है तो वो उसको स्ट्रेंथ देती है जी। यहाँ रीजनल चूँकि लिंग्विस्टिक बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर जो है तो अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि वो पॉलिटिकल सिस्टम इतनी जल्दी कुछ लागू हो सकता है। ये मजबूरी ही रहेंगी हिंदुस्तान की कि अलग अलग छोटी पार्टियों से मिलकर एक हुकूमत बनेगी। पार्टीज जो रूल करती हैं अगर वो सॉलिड मेजोरिटी ले लेती है तो वो फिर मनमाने फैसले करने लगती है। लेकिन एज ए माइनॉरिटी पर्सन या
एज ए इंडियन अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान की तरक्की इसी में है कि यहाँ मिली जुली सरकारें बनती रही। मिली जुली सरकारें बनती रहने की कि होगा ये कि हर किसी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, हर किसी को मौका मिलेगा। और वरना सॉलिड पार्टी सिस्टम अगर वन साइडेड अगर कोई सॉलिड मेजोरिटी ले लेती है तो आप देख रहे हैं कि देश में किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। यानी कि दूसरी कम्युनिटीज़ को बोलो या किसी और समाज के तबके को सरासर नज़रअंदाज करने पर भी उनका कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ उनको बिगाड़ नहीं सकता उनका। तो मिली जुली सरकारें होने की वजह से जो है तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बेहतरी आ सकती है आने वाले दिनों में। एक चीज़ जो आपने एज ए जर्नलिस्ट या सहाफ़त के तालिब इल्म होने के हिस्से से शायद ऑब्ज़र्व की होंगी कि उन लोगों के पास अगर खाली वक्त है तो उनके पास मोबाइल के बजाय किताब हाथ में होती है। वहाँ पर मैंने बुक्स देखा हूँ तो वो जितने भी आजकल जितने टिकटॉक और जितने स्नैक्स वीडियोस और पता नहीं कौन कौन से वीडियोस हैं तो ये पूरे एशियन कंट्रीज़ के लिए बनाए हैं, मैं समझता हूँ। वहाँ अक्सर व बेशतर जो है तो लोग रीडिंग में करते रहते हैं। मैं तो तब गया था तब वहाँ पर मेरे ख्याल में एंड्रॉयड फ़ोन तो शायद 2010 की बात है, जी 10 या 11 की बात है। तो यहाँ जब आईफोन नहीं लॉन्च हुआ था वहाँ तब से एप्पल वो यूज़ होता था। तो वो हर कोई हर वक्त खाली वक्त में जो है तो वहाँ रीडिंग करते हुए नज़र आता था। ये बात आपकी सही है जी। इसके अलावा एक रिजर्वेशन से बात छिड़ी तो उसमें सवाल आपसे ये है कि रिजर्वेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, या फिर रिजर्वेशन अगर होना चाहिए तो किन बेसिस पे होना चाहिए? रिजर्वेशन अगर मज़हब और ज़ात की बुनियाद पे देंगे तो ज़रूर नुकसान होगा। उनमें भी रिजर्वेशन में भी मेरिट बेस पे रिजर्वेशन देनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि अगर मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मैं मतलब बुद्धू भी हूँ तो मुझे को रिजर्वेशन की बुनियाद पर कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। उसका भी कोई ना कोई क्राइटेरिया ऐसे बनना चाहिए कि आपको जो है तो उस बुनियाद पर रिजर्वेशन मिले कि आपके पास जहानत है और आप कुछ दे सकते हैं देश को। भले आप कमज़ोर है इकनॉमिकली लेकिन आप में उतनी जहानत होनी चाहिए, उतनी एबिलिटी होना चाहिए कि अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप में लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होना चाहिए। औरंगाबाद में जैसे कि हमारे इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए हैं और उसके अलावा बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, तो आपका क्या राय है इसके साथ? ये तो इम्तियाज़ जलील साहब की जीत जो हुई है जी तो इसकी जिम्मेदार जो है तो जो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से रूलिंग पार्टीज थी वो खुद है। अगर यहाँ पहले से मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाती और मुसलमानों को जो है तो मौक़े दिए जाते, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती, उनकी लीडरशिप को खड़े किया जाता तो मैं नहीं समझता कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आना और यहाँ की ख़ासतौर से मुसलमानों का रूलिंग पार्टियों से नाराज़गी और गुस्सा, ये दोनों चीज़ें कोइंसिडेंट है। जो पिछले 15-20 सालों से मुसलमानों को सरासर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। MLA इलेक्शन में बाज़ाब्ता मुसलमानों की आबादी और पॉपुलेशन होने के बावजूद भी किसी मुस्लिम लीडर को टिकट नहीं दिया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो मुसलमानों के दिलो दिमाग में पिछले 15-20 सालों से पक रही थी। अब उन्हें मौका मिला अचानक 2014 में जो है तो इसको कैश करने का, तो वो इस सूरत में मिला कि MIM जो है तो यहाँ पर लॉन्च हुई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हाई कमान ने भी जो है तो अच्छी और काबिल लोगों को जो है तो अपनी कमान दी संभालने के लिए, जो मुसलमान चाहते थे यहाँ पे। और उस बुनियाद पर जो है तो शहर का सियासी मंजरनामा अचानक पूरा बदल गया। किसी के वहम गुमान में नहीं था कि मुसलमान बोलो या इस शहर का सेकुलर पसंद आदमी जो है तो एक ट्रेडिशनल जो लीडरशिप थी उससे हट के नई लीडरशिप को मौका दे। आपके हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम है जो औरंगाबाद का बामू यूनिवर्सिटी का, जो बहुत से लोग बोलते हैं कि सो एंड सो है, तो आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? वो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन सिस्टम डॉक्टर बामू का अगर हम रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एक स्टेटस देखें नेशनल लेवल पर तो हम बहुत पीछे जी। और इसमें जो है तो चेंजेस आना चाहिए, उसका रेपुटेशन बढ़ना चाहिए जी। अब ये मेरे और आपके बोलने से नहीं होगा। जिन लोगों के हाथ में जो है तो हुकूमत की कुर्सियाँ हैं, जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो एजुकेशनल मिनिस्टर्स है, इवन ये कि खुद गवर्नर साहब को जो है तो इसके अंदर दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है कि वो कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन को जो है तो कैसे बढ़ाए, कैसे देश की जो है तो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी में कैसे लाए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की औरंगाबाद डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी में कोई कमी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो जो है तो एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे
जिसकी वजह से रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी लैंड्स है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कब्ज़े में और अच्छी बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तालीमी मेयार कम, जिसकी वजह से हम दूसरी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में काफ़ी पीछे हैं। अरे भाई अभी मतलब जिस तरीके का गवर्नमेंट का मिजाज है, जैसे वो बिल्स पास कर रहे हैं या लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी उनको मेजोरिटी आ गई है, ऐसे हालात जो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मतलब बहुत कम मालूमात रखते हैं सियासत की हो या समाज की, उनका बोलना है ये है कि भाई अब डिक्टेटरशिप की तरफ हम जा रहे हैं या ये डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश करेंगे, या फिर अब जो इस मामले में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं, चाहे वो हमारे नौजवान हों, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है कि वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सहाफ़त के ज़रिए से किस तरह से इस फील्ड के अंदर आए? यानी हमारे पास एक ट्रेंड है ना कि 10th हो गया तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर लो, 12th हो गया तो इंजीनियरिंग कर लो, तो LLB, जर्नलिज्म, सिविल सर्विसेज और पॉलिटिक्स, तो इस मामले में आपकी क्या राय है कि नौजवानों ने कितनी ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहिए? देखिए, हम जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आपके स्वरों की तादाद गिनी जाती है। अगर आपके स्वरों की तादाद ज़्यादा होगी तो ये आपका पलड़ा भारी होगा, आपकी आवाज़ नहीं काउंट नहीं होगी, आपके विचार, आपकी आइडियोलॉजी काउंट नहीं होगी। उस आइडियोलॉजी को मानने वाले सरों कितने सर है इसकी अहमियत हो। दुनिया का तरीक़ा है कि अगर आपको किसी सिस्टम को चेंज करना है, किसी भी सिस्टम को, इवन अगर आपको घर का सिस्टम चेंज करना है आपके अपने, तो आपको पहले घर का एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। आप रहेंगे दुबई में और बोलेंगे कि घर का सिस्टम चेंज हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको घर के सिस्टम में पहले खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इन्वॉल्व करने के बाद जो है तो घर का सिस्टम आप चेंज करने के काबिल बन सकेंगे। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के मुस्लिम नौजवानों को सिस्टम में चेंज के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और वो सिस्टम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एग्ज़ाम्स देना पड़ेंगे, उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। भले ही आप क्लर्क बने, आप जूनियर क्लर्क बने, आप तहसीलदार बने, तलाटी बने, आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर हम सियासत की बात करें तो हम दूर बैठ के तमाशाई बन के सियासतदानों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सिर्फ हमारे लिए अच्छे ही काम करेंगे। आपको अगर आप में सलाहियत है, आप में दो टोक बात करने की सलाहियत है, आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको सामने आना पड़ेगा, उन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ का हिस्सा बनना पड़ेगा, उनके सिस्टम में उनके साथ बैठ के अपनी बात वहाँ तक पहुँचाकर मनवाने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। वरना बाहर से बैठ के बोल लेना सबके लिए आसान है, लेकिन तब्दीली जब ही आएगी, चेंज जब ही आएगा जब आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे, चाहे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे कुछ हो। और इसमें जर्नलिज्म के मामले में ख़वातीन का क्या मतलब, लड़कियों का क्या रोल हो सकता है? क्या उनके लिए ये सेफ़ है कि वो सहाफ़त का अगर हिस्सा बनती हैं तो? देखिए, मेरी अपनी ज़ाती समझ ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे मुत्तफ़िक़ हो, लेकिन सेफ़ हर जगह हो सकती है जी। ये आप पर डिपेंड है कि आप खुद को कितना सेफ रखना चाहते हैं जी। सही। ये आप पर डिपेंड, आप जो है तो जैसे जैसे स्टूडेंट जो है तो 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो उनके कदम कदम पर जो है तो उनके लिए फेम है, सारे ज़माने की अयाशियाँ हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड है, आपकी तरबियत पर डिपेंड है कि आप कितना जो है तो उसमें इन्वॉल्व होते या उससे बच पाते हैं। तो अगर रहा सवाल लड़कियों का भी, लड़कियों के लिए भी, बापर्दा लड़कियों के लिए भी अगर आपकी वैसी तरबियत है, आपका तक़वा है, तो आप काम कर सकती है उसके लिए। खाने में आपको क्या पसंद है? अरे मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे कि आम काट के खाएं या चूस के खाएं। तो कुछ सवालात हैं मतलब जिसमें से आपको एक जवाब देना है। अच्छा। सिर्फ एक ही। तो पहला नाम खा लिया या बिरयानी? नाम खा लिया। लास्ट क्वेश्चन, जर्नलिज्म या पॉलिटिक्स? जर्नलिज्म करे, तजुर्बा ले, उसके बाद पॉलिटिक्स करे। मतलब हम आइंदा के रूप में शारिक साहब को भी एक MP के ऐसे से देख सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जहाँ भी मौका मिलेगा, जहाँ अपनी बात, कम्युनिटी की बात खुल के रखने का मौका किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिले तो उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। मुझे ही नहीं, हर नौजवान को आगे आना चाहिए और दूसरों के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने की आदत डालनी चाहिए। दूर बैठ के तमाशा देखेंगे तो हमेशा तमाशबीन रहेंगे, बाजीगर कोई और बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
लास्ट क्वेश्चन ये है कि औरंगाबाद से मुतालिक बस एक लाइन में आप इस शहर को कि आपकी तालीम यहीं हुई और इस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया और आपने भी इस शहर को बहुत कुछ दिया, तो ऐसी सूरत में एक लाइन में शहर के लिए क्या कह सकते हैं? लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की, मैं कहता हूँ कि औरंगाबाद दिल वालों का है। धन्यवाद। औरंगाबाद हर किसी को अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। मैं एक शेर पर प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुँचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। क्या आज हमारे साथ जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, एडिटर इन चीफ रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस मौजूद थे। कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर आपने हमें वक्त दिया, हम शुक्रगुज़ार हैं शारिक साहब के और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह वो हमारी रहनुमाई और सरपरस्ती करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। They took my money. Let's get money.